हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानते हो, उस टॉपिक का नाम क्या होगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों चलते हैं और आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है दोस्तों साबुन। क्या नाम है जल्दी से बताइएगा? साबुन। साबुन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुन किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसका यूज होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो साबुन जो होता है दोस्तों किसे कहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो साबुन होता है दोस्तों वो उच्च वसा अम्लों के, ध्यान देना, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम या पोटेशियम लवणों के जो साबुन होता है, साबुन उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है ना। साबुन किसे कहते हैं? उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं दोस्तों? साबुन कहलाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उच्च वशीय अम्लों के उच्च वशीय अम्लों के सोडियम, ध्यान देना, सोडियम या पोटेशियम लवण, उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाता है दोस्तों? साबुन कहलाता है। ठीक है ना। यानी उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं दोस्तों? साबुन कहलाते हैं। क्लियर होगी बात है। अब जो साबुन होता है दोस्तों, साबुन का जो सूत्र होता है, ध्यान देना, साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C17H35 COO के। यानी हमने देखा जो साबुन होते हैं वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर हो गया बात है। चलो अब यहाँ पर इसको अपन जो हमने ये लिखा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं व्यापक रूप में जो साबुन का सूत्र होगा वो किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, यानी C17H35 के स्थान पर अपन लिख सकते हैं RCOONA या RCOO के। इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। R का मतलब यहाँ पर C17H35 है। ठीक है ना। यानी उच्च वसा अम्ल है, इसलिए अपन कहेंगे कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है और उसका नाम है दोस्तों साबुनीकरण। ठीक है ना। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? साबुनीकरण, ध्यान समझना, साबुनीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे साबुनीकरण? तो मैं एक बताना चाहूंगा, जब उच्च वसा अम्लों को, ध्यान सुनना, जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, ध्यान सुनना, जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साबुन का निर्माण होता है। यानी जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो दोस्तों किसका निर्माण होता है? साबुन का निर्माण होता है। तो इसी अभिक्रिया, तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं साबुनीकरण। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब उच्च वसा अम्लों को ना, उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान सुनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, है ना। जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? साबुन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? साबुनीकरण कहलाएगी। यानी कि जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होगा? साबुन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया या साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो देख इसकी जो रिएक्शन होगी उसको ध्यान देखना। CH यहाँ पर लिख देता हूं मैं CH3COOR, इसके अलावा CH2COOR, CH2 सॉरी CH यहाँ पर CH आएगा CH2COOR। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास उच्च वसा अम्ल है ना, उच्च वसा अम्ल है ना। अब जब इस उच्च वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करेंगे 3NaOH है ना। अच्छा 3 क्यों लिया? क्योंकि अपन को बैलेंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3NaOH यानी कि उच्च वसा अम्ल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर RCOONA प्लस CH2OH, यहाँ पर CHOH और CH2OH यहाँ पर बनता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ये तो गया अपन के पास साबुन। क्या हो गया? साबुन। और यहाँ पर ये हो गया ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल। यानी कि ध्यान समझने की बात है कि जब उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? साबुन का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। और साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास उच्च वसा अम्ल था, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया तो साबुन का निर्माण हुआ। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान समझना। अब है दोस्तों हमारे पास कि जैसे मान लो साबुन है, क्या है? साबुन। तो उस साबुन से मिशेल का निर्माण, जब ध्यान सुनना, साबुन से मिशेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? यानी जब कपड़े अपन धोते हैं या कपड़े की धुलाई करते हैं तो वहां पर एक झाग बनता है। क्या बनता है? झाग, यानी जिसको अपन मिशेल कहते हैं। ठीक है ना? यानी साबुन से मिशेल का निर्माण किस प्रकार से होता है वो बात हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, साबुन से मिशेल निर्माण, साबुन से मिशेल निर्माण, साबुन से मिशेल निर्माण किस प्रकार से होगा? ध्यान समझना। साबुन से मिशेल निर्माण यानी मिशेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? साबुन की सहायता से। ठीक है, तो साबुन की सहायता से मिशेल का निर्माण कैसे होगा इसको समझना है अपन को। तो ध्यान सुनना, सबसे पहले सुनना, अच्छी तरह से सुनना है दोस्तों कि साबुन जल में, ध्यान सुनना, जब जो साबुन होता है वो जल में स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में विघटित होता है। सुनना, साबुन जो होता है वो जल में किस में विघटित होगा? स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में विघटित हो जाता है। मैं लिख देता हूं, साबुन जल में स्टीयरेट आयन, ध्यान देना, स्टीयरेट आयन व सोडियम आयन में विघटित हो जाता है। जो साबुन होता है वो किस में विघटित होता है? जल में स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में वो विघटित हो जाता है। अब जो यहाँ पर दोस्तों स्टीयरेट आयन होता है, इसकी संरचना में भी दो भाग होते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ स्टीयरेट आयन की संरचना में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। यहाँ स्टीयरेट जो आयन होता है इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जल स्नेही, ध्यान समझना, जल स्नेही ध्रुवीय भाग, जल स्नेही ध्रुवीय भाग व जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। यानी जो स्टीयरेट आयन जो होता है उसकी संरचना को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक होता है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है। ठीक है, यानी एक तो जल को आकर्षित करने वाला और एक जल से दूर जाने वाला दो भाग होते हैं स्टीयरेट आयन की संरचना में। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो साबुन होता है दोस्तों, साबुन जल में स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में विघटित होता है। जहां पर स्टीयरेट जो आयन होता है उसकी संरचना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक होता है
जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। ध्यान समझना, यहाँ पर जो साबुन होता है यानी C17H35COONA, ये किसका सूत्र है दोस्तों? ये है साबुन का सूत्र, ये साबुन का सूत्र है, ठीक है ना। अब जो ये साबुन है ये विघटित होगा दो भागों में, यानी C17H35COO- और एक होता है Na+। तो यहाँ पर ये जो ये वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं स्टीरेट आयन। क्या बोलते हैं? स्टीरेट आयन कहते हैं। यानी C17H35CO- जो होता है इसको अपन स्टीरेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरेट आयन कहेंगे। अब इस स्टीरेट आयन की संरचना को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए अपन को इस प्रकार से संरचना का निर्माण करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि अच्छा मैं क्या गिन रहा हूँ? मैं दोस्तों गिन रहा हूँ कार्बन की संख्या। यानी कि यहाँ पर एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर आ गया दोस्तों COO-। ठीक है, तो ये स्टीरेट आयन की संरचना है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना होती है इसको अपन कहते हैं जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। क्या कहते हैं? जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। क्या कहते हैं? जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, कार्बन भाग कहते हैं। और जो ये वाली जो संरचना होती है दोस्तों, ये वाली ध्यान समझना, इसको अपन कहते हैं जल स्नेही ध्रुवीय भाग। क्या कहते हैं? जल स्नेही ध्रुवीय भाग कहते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से ध्यान समझना, ये जो यहाँ से हमने देखा स्टीरेट आयन की संरचना में दो भाग होते हैं। एक तो ये वाला जो भाग होता है इसको अपन जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग कहेंगे, और यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं? जल स्नेही ध्रुवीय भाग कहते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा दो भाग हमारे पास थे, तो अपन कह सकते हैं ये दोनों भाग है ना, ये दोनों भाग। अब ये दोनों कौन से भाग? स्टीरेट आयन के दो भाग थे, जल स्नेही ध्रुवीय भाग और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। ये दोनों भागों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जल विरोधी की स्टीरेट आयन है ना, कि स्टीरेट आयन का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग अंदर का मतलब क्या होगा? केंद्र है ना, केंद्र यानी अंदर की ओर तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर मीन्स परिधि है ना, बाहर की ओर होता है। इस प्रकार निर्मित संरचना मिशेल कहलाती है। क्या कहलाती है? मिशेल कहलाती है। इस प्रकार निर्मित संरचना क्या कहलाती है? मिशेल कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, हमने देखा जो स्टीरेट आयन होता है दोस्तों, स्टीरेट आयन की संरचना में दो भाग होते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। तो ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो केंद्र की ओर होता है, यानी अंदर की ओर होगा, और जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की ओर यानी परिधि की ओर होता है। तो ये इस प्रकार से एक गोलीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिशेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, मिशेल के यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, ध्यान समझना। तो ये हमारे पास ये मान लो ये इस प्रकार से ये इसको सेंटर मानते हैं अपन, ठीक है ना, यानी केंद्र मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये मिशेल बनता है। इस प्रकार से क्या बनता है? मिशेल बनता है। ये इस प्रकार से क्या बन जाता है? मिशेल बन जाता है। ये मिशेल का निर्माण हो चुका है।
एक किसका निर्माण हो चुका है, मिशेल का निर्माण हो चुका है। अब दोस्तों अब इसमें जो हमने यहाँ पर जो ये संरचना बनाई है, इसमें जो बाहर का जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं अपन जल स्नेही ध्रुवीय भाग। इसको क्या बोलते हैं, जल स्नेही ध्रुवीय भाग। ये वाला भाग कौन सा होगा, जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है ना। ये जो गोलाकार संरचना है इसको बोलते हैं अपन जल स्नेही ध्रुवीय भाग। और जो ये अंदर की जो संरचना है, ध्यान समझना, ये जो अंदर की संरचना है इसको बोलते हैं अपन जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संरचना हमारे पास बनी दोस्तों, इसको अपन कहते हैं मिशेल। इसे हम कहते हैं मिशेल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, मिशेल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दो स्टेरेटाइन से हमें कितने भाग प्राप्त हुए थे, 2 भाग प्राप्त हुए थे। एक तो प्राप्त हुआ था जल स्नेही ध्रुवीय भाग और एक प्राप्त हुआ था जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग। तो ये दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं दोस्तों कि जो स्टेरेटाइन का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर होता है, और जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर यानी परिधि की ओर स्थित होता है। इस प्रकार एक जो संरचना बनती है गोलेकार, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिशेल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिशेल का निर्माण यहाँ पर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।